नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया फाइल्स 7 में। कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 900 साल पहले यानी 12वीं शताब्दी का भारत। न मोबाइल थे, न ट्रेन, न बिजली और न ही आधुनिक शहर। लेकिन फिर भी भारत दुनिया के सबसे समृद्ध और विकसित क्षेत्रों में गिना जाता था। यहाँ विशाल मंदिर थे, बड़े बड़े किले थे, व्यापारिक नगर थे और ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन यही वह समय भी था जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और विदेशी आक्रमणों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। तो आइए चलते हैं समय की उस यात्रा पर और जानते हैं कि 900 साल पहले भारत कैसा दिखता था। भारत का राजनीतिक नक्शा। लगभग 1125-1130 ईस्वी के आसपास भारत एक विशाल देश तो था, लेकिन एकीकृत साम्राज्य नहीं था। उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत राजवंश शासन कर रहे थे। पश्चिम में चौहान, मध्य भारत में परमार, बुंदेलखंड में चंदेल, कन्नौज में गढ़वाल और गुजरात में चालुक्य शासन करते थे। दक्षिण भारत में चोल, होयसला, काकतीय और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्य थे। चोल साम्राज्य समुद्री व्यापार और नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। पूर्वी भारत में पाल वंश का प्रभाव समाप्त हो रहा था और सेन वंश उभर रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था। 900 साल पहले भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था। खेती मुख्य व्यवसाय था। गेहूं, चावल, बाजरा, गन्ना, कपास और दालों की भरपूर खेती होती थी। कई क्षेत्रों में तालाब, नहरें और बांध बनाकर सिंचाई की जाती थी। दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने हजारों जलाशय बनवाए थे। भारत से मसाले, कपास, रेशम, चीनी, हाथीदांत और कीमती पत्थरों का निर्यात होता था। अरब, फारस, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे। बड़े शहर। उस समय भारत में कई समृद्ध नगर थे। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर था। उज्जैन व्यापार और खगोल विज्ञान का केंद्र था। वाराणसी शिक्षा और धर्म का प्रमुख स्थान था। तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी थी। अनहिलवाड़ा पाटन गुजरात का समृद्ध व्यापारिक नगर था। इन शहरों में बाजार, मंदिर, तालाब और हस्तशिल्प उद्योग विकसित थे। शिक्षा व्यवस्था। उस समय शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा था। हालांकि प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विदेशी आक्रमणों के कारण नष्ट होने की ओर बढ़ चुके थे, फिर भी देश भर में गुरुकुल, मठ और मंदिर शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने हुए थे। गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता था। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषाएं भी तेजी से विकसित हो रही थी। समाज। समाज मुख्य रूप से गांवों में रहता था। गांव आत्मनिर्भर होते थे। किसान, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, बुनकर और अन्य कारीगर मिलकर गांव की आवश्यकताएं पूरी करते थे। संयुक्त परिवार सामान्य बात थी। हालांकि जाति व्यवस्था समाज में गहराई तक मौजूद थी और सामाजिक जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव था। धर्म और संस्कृति। भारत धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र था। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अनेक क्षेत्रों में मौजूद थे। भक्ति आंदोलन धीरे धीरे फैल रहा था। दक्षिण भारत में भक्ति संतों की परंपरा लोगों को ईश्वर से सीधे जुड़ने का संदेश दे रही थी। मंदिरों की भव्यता। उस समय के मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, वे शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। खजुराहो, कोणार्क की प्रारंभिक परंपरा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और गुजरात के भव्य मंदिर भारतीय वास्तुकला की महान उपलब्धियां थे। मंदिरों में हजारों कारीगर काम करते थे और वहां बड़ी आर्थिक गतिविधियां भी होती थीं। सेना और युद्ध। राजाओं की सेनाओं में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और धनुर्धर शामिल होते थे। तलवार, भाला, ढाल और धनुष मुख्य हथियार थे। कई राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। यही आपसी संघर्ष बाद में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अवसर बन गया। विदेशी व्यापार। भारत का समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित था। भारतीय जहाज अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलय प्रायद्वीप, चीन और अरब देशों तक जाते थे। भारतीय मसालों और वस्त्रों की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। विदेशी आक्रमणों का खतरा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से लगातार विदेशी आक्रमण होने लगे थे। महमूद गजनवी के हमलों के बाद उत्तर भारत पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। इसके कुछ दशकों बाद मोहम्मद गौरी के आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। यदि भारतीय राज्य अधिक एकजुट होते तो इतिहास शायद कुछ अलग होता। लोगों का दैनिक जीवन। लोग सूर्योदय के साथ जागते थे। खेती, पशुपालन, व्यापार और हस्तशिल्प।